ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कुछ बच्चों का मेरे को मैसेज आया था कि सर मेरी अटेंडेंस, तो मैं तो प्रेजेंट था और मेरे को एब्सेंट मिल गया है। तो वो ऐसा है कि मैं एनी टाइम ड्यूरिंग द क्लास, जैसे अभी 9:30 to 11 अपना शेड्यूल है, तो एनी टाइम ड्यूरिंग द क्लास मतलब मैं अटेंडेंस ले लूंगा। उसमें मैं ये देखता हूँ कौन कौन से बच्चे जो हैं वो मीटिंग में नहीं है, तो उनकी फिर एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो अगर एनी रीजन, किसी भी रीजन से आप अगर क्लास से बाहर जा रहे हैं या आप उसको मतलब एग्जिट कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पे टीम में मैसेज डाल दें, तो मुझे आइडिया रहेगा कि ठीक है आप इस टाइम पर आए थे और इस टाइम पे आप एग्जिट कर गए। बट वैसे आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको 9:30 to 11 में रहना ही है। ठीक है, और अगर आप बिना बताए जाएंगे, मान लो आपने 9:30 पे ज्वाइन, अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी बच्चे ने 9:30 पे ज्वाइन किया, ठीक है, और 9:40 पे वो गायब हो गया कि भाई सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं गायब हो रहा हूँ, तो उसकी तो एब्सेंट ही लगेगी ना। और वो मुझे बता के जा रहा है 9:40 पे, तो वो मेरे को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो अगर वो इंटेंशनली एग्जिट कर रहा है तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी। अगर वो बता के जाएगा और वो भी विद अ जेन्युइन रीजन, तो उसकी भी एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है, अरे विद अ जेन्युइन रीजन अगर बता के जाता है तो उसकी एब्सेंट मार्क नहीं होगी, उसको हम प्रेजेंट कंसिडर कर लेंगे। अगर आप बाई चांस आपको कुछ जैसे फीवर वगैरह हो जाता है या कुछ और, आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आपको बस एक मैसेज मेरे को ड्रॉप कर देना है टीम के ऊपर, चैट बॉक्स में, कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल बी वॉचिंग दिस लेक्चर लेटर ऑन, ऐसे करके आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको उसको लीव में कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, तो आपकी वैसे प्रीवियसली भी अटेंडेंस चल रही है, बट अब उसको मतलब आप लोग के मोबाइल पर, पेरेंट्स के मोबाइल पर भी भेजना सेंड कर देंगे स्लोली स्लोली, ताकि ये पूरा सिस्टम थोड़ा और स्मूथली वर्क करे। आपके पेरेंट्स दे शुड गेट टू नो वेदर यू आर अटेंडिंग द क्लासेस और नॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हम जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपने असाइनमेंट असाइनमेंट करनी स्टार्ट करी, असाइनमेंट डीपी और वो सब? मेरे को किसी का ना कोई मैसेज वैसेज नहीं आ रहा है, कोई डाउट वाउट नहीं आ रहे हैं किसी के भी। पैकेज करना कितने बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, एक बार लिखो चैट बॉक्स में। पैकेज कितने बच्चे कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1 हो गई है? नहीं नहीं, ये लिखना है कि कितना कर लिया है जलज, बादल, ये लिखना है कि कितना स्टार्ट, अब स्टार्ट तो कर दिया। स्टार्ट में ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे ने एक ही क्वेश्चन कर लिया और उसने बोल दिया स्टार्ट कर दिया। सर मैंने बहुत मेहनत करके जूस लेके बैठा था मैं। ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर कौन सा है भाई? उसमें एक्सरसाइज, मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है एक्सरसाइज, मतलब आपको ब्रेन टीजर नहीं बोलना है, आपको बोलना है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। प्रणव गुप्ता को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके, आई विल जस्ट रीशेयर इट अगेन। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया है, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, ओके। एक्सरसाइज 2 प्रियांशु, ओके। ध्रुव एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, ओके। ठीक है, एक्सरसाइज 1 मतलब काफी बच्चों ने कर ली है। ठीक है, तो आपको ना टेस्ट में बैठने से पहले कम से कम 3 एक्सरसाइजेस करनी है, और अगर आप डीपी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आदित्य राणा का हो गया है, एक्सरसाइज 2 इज गोइंग टू बी डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तनीषा की एक्सरसाइज 1 हो गई है। ठीक है, काफी बच्चों की एक्सरसाइज 1 हो गई है। चलो, ठीक है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, देखो एक जो मतलब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन के अंदर हैं, मैं 5 मिनट लूंगा अभी, क्योंकि ना मतलब मेरे को भी कल कुछ बच्चों के मैसेज वैसेज आएगी, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब मैथ्स की प्रिपरेशन में, जैसे मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बताया था, मतलब आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो क्लास कॉपी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप क्लास कॉपी में दिक्कत आपको आ रही है, जब मैं बोल रहा हूँ कई बार मैं फास्ट बोल देता हूँ, कई बार स्लो बोल देता हूँ, उसको दोबारा से जाके लेक्चर नोट्स को दोबारा से, जो भी आपका वीडियो है या लेक्चर नोट्स है, उसको दोबारा से जाके लिख कर करने की कोशिश करें। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जीवन में है अभी मैथमेटिक्स को लेके, वो ये है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो आपका ना सबसे बेस बना देगा कि भाई अच्छा ये टॉपिक में ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, मैथ्स आपने 10th में भी देखा है भाई, आर डी शर्मा जो लगा लेता है उसकी मैथ्स अच्छी हो जाती है। जो आर डी शर्मा नहीं लगाता है, के लिए एनसीईआरटी लगाता रहता है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। तो यही करना है सबसे पहले, जो क्लास कॉपी, जो भी लेक्चर है उसको तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है।
चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, पॉल्यूशन बढ़ जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा, दे शुड ट्राई टू रीजॉइन, क्योंकि मतलब बच्चों को स्क्रीन विजिबल है आई गेस। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दूंगा, अभी मेरी बात सुनो, अभी तो मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, मैं ये बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपको मेरा लेक्चर सबसे अच्छे से आना चाहिए, मतलब वो बेसिस है। तो आपको ना लेक्चर की हर एक चीज पता होनी चाहिए, और विद टाइम वो याद भी हो जानी चाहिए कि हाँ ये बताया हुआ है, ये तो क्लास में क्या हुआ है। क्योंकि जेई एडवांस तक अगर हमें जाना है तो हमें लेक्चर जो है ना वो बहुत बेसिक हो जाता है, फिर आपको ये तो रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है। अब जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेक्चर के बाद आपके कम से कम एक टॉपिक पे 200-300 क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये बेयर मिनिमम है कि मैं 200-300 क्वेश्चन करूं। अब जो आपके डीपीज हैं उनका लेवल बहुत इजी होता है, उसमें ऐसा होगा कि आपने 30 क्वेश्चन किए तो उसमें 2-3 में आप अटकोगे, क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। बाकी आपके 25-26 क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। जिस बच्चे की कैलकुलेशन वगैरह और कम है, उसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो ही विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ एवरी 30 क्वेश्चन, ही और शी विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, तो इतने आपके हो जाने चाहिए। अब उसके बाद करना है क्या, उसके बाद हमें करना है अपना पैकेज, ठीक है। इसको करने के बाद हमें अपना पैकेज करना है, बस। अगर वो हमारा होता जा रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस आप खुद ही अपने सिलेक्शन को रोकोगे अगर आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो ये तो गारंटीड है, अगर आपने एक चैप्टर पे 300-400 क्वेश्चन लगा लिए, कोई आपको एनआईटी जाने से रोक ही नहीं सकता, मतलब। बट वो हर चैप्टर के लगाने पड़ते हैं ना। अब आप बोलोगे सर मैंने सीक्वेंस सीरीज लगा लिया, आपने मेरे को बोला था, अब मैंने फिर क्या किया ना, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा बायनोमियल थ्योरम, उसका नहीं लगाया, तो फिर तो कैसे होगा बेटा। अब एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, उसके लिए हम 500 क्वेश्चन या 300 से 500 क्वेश्चन लगाएंगे। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता ना उस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब चैप्टर चल रहा होगा, अब मान लो भाई प्रोग्रेशन में अगर आपने प्रोग्रेशन का काम नहीं किया, तो जब बायनोमियल थ्योरम चल रहा होगा तो बायनोमियल थ्योरम में प्रोग्रेशन का आप होमवर्क नहीं कर पाओगे ना, मुश्किल होगी आपको। इसीलिए जो चैप्टर चल रहा है उसी टाइम उसको फिनिश अप करो। बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे को उनसे बहुत ज्यादा होप भी है कि ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आगे फ्यूचर में, बट बहुत बच्चे जो हैं जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बस एक ही सजेशन है, आप अपनी जो भी आपके एडिक्शंस हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या और कोई गेमिंग वगैरह हो गया, उसको रिस्ट्रिक्ट करो। अगर आप उसको इंक्रीज कर दोगे, आप 2-2 3-3 घंटे रोज गेम या व्हाट्सएप वगैरह करते रहोगे, तो आप कहीं मतलब आपकी डायरेक्शन कहीं और ही जा रही है। या तो आप कैरी मिनाती बनना चाहते हो, वो अलग बात है, फिर उसके लिए तो फिर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ बनना चाह रहे हो कि भाई मेरे को यूट्यूबर वगैरह बनना है, तो वो एक अलग लाइन है, फिर उसके लिए आप यहाँ पे बस अपना टाइम पास करो और मुझे बता दो सर मेरा गोल कुछ ऐसा है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब आपकी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप मुझे वैसा बता दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है भाई इसका गोल ही वैसा है, इसको क्यों पुश करना है। बट अगर आपका गोल है कि भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, और आगे फ्यूचर में एमबीए करना है, यूपीएससी करना है, तो वैसे कुछ अगर आपके गोल्स हैं तो यू शुड फॉलो वट एवर वी आर टीचिंग, तो रेगुलरली आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो 2 साल की मेहनत है, उसमें अगर आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको सफर होगा। और दूसरी चीज, भाई जो करंट चल रहा है उसी को अच्छा करो। अब आपके टेस्ट में पक्का से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रोवाइडेड आप जो बताया गया है क्लास में आपने पूरा फॉलो किया है। पूरी आपका टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसका जो भी डिटेलिंग्स है मैं शेयर कर दूंगा, कल हम आपके उसको बता देंगे पूरा कब कब क्या क्या टेस्ट होना है, ठीक है। तो वो आपको बन चुका है ऑलरेडी, वो हम 13 को आपका टेस्ट है, जैसे ही उसका बता, अगर आपने क्लास कॉपी बहुत अच्छे से कर रखी है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके मार्क्स ही ना आए, आपके पक्का बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो प्लीज जो आपको बताया जा रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करें। कोई और प्रॉब्लम आती है जो भी आप हो सकता है घर वालों से शेयर ना कर पाए, या पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपसे बात करके उसको सॉर्ट आउट करूंगा। बट आपकी तरफ से एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, अगर आपकी तरफ से अच्छा एफर्ट है डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ठीक है। चलो, तो जिसको कोई भी दिक्कत आती है मुझे मैसेज कर दे। परसों आपका टेस्ट है, जो टेस्ट में एब्सेंट होगा उसकी आईडी ब्लॉक होगी, वो आईडी ब्लॉक करना मेरे हाथ में है। तो अगर मेरे को लगता है ये बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है और ये मतलब पेपर वेपर नहीं दे रहा है, क्लासेस मिस कर रहा है, तो उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज रेगुलरली हम क्लासेस को करें, अपना होमवर्क करें, और टेस्ट में अच्छा स्कोर करें। मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, वापस आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्टिल अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मैसेज कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जाते जाते 2-3 क्वेश्चन दिए थे,
एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो मैं चेक करता हूँ। आपके बच्चों के आंसर आ गए हैं ना? देखो वो भी एक मतलब साइन है। माइक ऑफ करें बेटा, जिसका भी माइक ऑन है। वो भी एक साइन है, जैसे ना बहुत बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है यार इन बच्चों को पता नहीं इनका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो प्लीज पार्टिसिपेट किया करो। जो भी जितना भी आपने किया उसको मैसेज जरूर किया करो, उससे ये लगता है कि ये बच्चे एक्टिव हैं। जैसे जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, मेरे पास वही 7 8 से 10 रिप्लाईज आते हैं बस। उसके बाद बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम था हमारे पास, प्रॉब्लम 62 जो मैंने होमवर्क में दिया था, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू, काफी बच्चों ने कर लिया है इसको। ये प्रॉब्लम था हमारे पास 8/5 प्लस 16/65 प्लस 24/325 32/1025। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। मैंने क्या देखा, बहुत बच्चे जो हैं वो ना वो डाउट नट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो मत करें आप लोग। अगर देखो आपको एक प्रॉब्लम है, जैसे जब हम जब अपनी तैयारी करते थे, तो है ना प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होता था। और हमारे टाइम पे उतने अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे मतलब मार्केट में। तो हम क्या करते थे कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको अपने दिमाग में रखते थे, उसको जब भी ब्रेक टाइम हुआ तब सॉल्व करने लग गए। ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिला उसको सोच रहे हैं उसके ऊपर। जैसे अभी भी मैं एक प्रॉब्लम को सोच रहा हूँ, एक प्रॉब्लम मेरे से भी अभी अभी आज के टाइम में मेरे से मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मेरे पास भी एक प्रॉब्लम है बहुत अच्छा सा, वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो 3D का प्रॉब्लम है। तो मैं उसको सोचता रहता हूँ जब भी मैं वॉक कर रहा होता हूँ, ऐसे अपने आप ही दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है ना। अगर आपको आपका दिमाग में क्यूरियोसिटी है, तो अगर अच्छा प्रॉब्लम आता है तो आप उसको ना सोचते रहते हैं और आपको टर्म्स याद रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप भूल ही जाओगे उस प्रॉब्लम को। आप जैसे ये प्रॉब्लम है, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप इसको बार बार सोचो। ये नहीं कि आप डाउट नट पे चले गए। डाउट नट ना मतलब उसने तो ऐसा बहुत ही खराब कर दिया है बच्चों को। वो क्या करते हैं, भाई नहीं हुआ 1 मिनट सोचा, मतलब वो है ना इम्पेशेंट बना दिया बच्चों को कि भाई नहीं हुआ चलो भाई जाके डाउट नट पे लिख दो, आंसर मिल गया, देख लिया, हो गया। उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। सिमिलरली अगर आप पेपर में भी डाउट नट से करके सॉल्व कर देंगे तो आप किसको धोखा देंगे? यहाँ तो आप धोखा दे देंगे। जैसे आप स्कूल में आएंगे तो जब हम आपको पेपर देंगे, जो आपको पेन पेपर से करना होगा, तो वहां थोड़ी धोखा दे पाओगे। तो ये करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप समझ रहे हो ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अगर आपने क्वेश्चंस के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया है, आप डाउट नट से करके करे जा रहे हो, तो उसमें आपको ही नुकसान होगा एंड में। वो नुकसान इतना भारी नुकसान होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी चीटिंग करने की। और आप लाइफ में हो सकता है आगे भी कहाँ पे भी कहीं पे भी काम में भी जाएंगे, कोई आपको वर्क देगा ऑफिस में भी, आप उसको भी चीट करके गूगल करके उसको बना के दे देंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है। डाउट नट तो अपने मोबाइल से हटा दो। गेम्स भी कोशिश करो, एक आधी गेम रखो जो आप फ्री टाइम में खेल सकते हो, बाकी सब चीजें हटाओ। कंसंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर। चलो वापस आते हैं, लेक्चर हो गया ज्यादा सा, आगे बढ़ते हैं हम। ये एस एन ए 8/5 प्लस 16/65, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें एन टर्म्स का समेशन निकालना था। हमें सबसे पहले क्या करना था, इसकी आर एच टर्म लिखनी थी, क्योंकि ये पैटर्न दिख रहा है ना हमें, उस पैटर्न को हमें आर एच टर्म में कन्वर्ट करना है, तभी मैं इसको वीएन मेथड में ब्रेक कर पाऊंगा। ये मैंने बताया था कि ये वीएन मेथड का क्वेश्चन है। सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है एक बार? ये आदित्य बोल रहा है स्क्रीन दिख रही है। यस सर लिखो एक बार इस बार। स्क्रीन और वॉइस दिख रही है सबको? स्क्रीन और वॉइस आ रही है अच्छे से? यस लिखो एक बार। किसी को प्रॉब्लम है तो लिखो नो सर। ठीक है, आदित्य रीज्वाइन तो आपको दिखने लग जाएगा। चलो एस एन इज इक्वल टू 8/5 16/65। तो मैंने क्या किया, इसका टी आर लिखा। टी आर अगर आप देखोगे 8 16 24 32, तो देख के समझ आ जाएगा, ऊपर तो 8 आर बैठा हुआ है। ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म है वो थोड़ा सा सोच के आती है, तो वो टर्म हमारे पास है 4r⁴ अब देखो इसमें पुट करते हैं। ये थोड़ा सा सोचने पर आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा आपके पास ना। तो r को जैसे अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 8/5 बनेगा। आ गया, बहुत बढ़िया। r को आपने 2 पुट किया तो क्या बनेगा, 16/2⁴ इज 16, 16 4 64 प्लस 1 65। r को 3 पुट करो, क्या आएगा, 24/3। 3⁴ 81, 81 इंटू 4 324 325। समझ रहे हो? तो एकदम सही पैटर्न लिखा हुआ है हमने। अब मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो एस एन इज इक्वल टू आर r1 to n 8r डिवाइडेड बाय 4r⁴ प्लस 1। ये है मेरे को सॉल्व करना है मुझे। ठीक है जी, करते हैं।
अच्छा 8 से अगर डिवाइड करें तो बात बन सकती है क्या? 8 से डिवाइड करेंगे तो बाय 2 आ जाएगा, तो बेटर है 8 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो 4R4+1 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4R4+4R² + 1, जैसे कल भी हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेम उसी टाइप से कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम किया था ना R4+R² + 1, उसमें R² ऐड कर दिया था, R² सब्ट्रैक्ट कर दिया था। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैंने 4R² ऐड कर दिया और 4R² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा R1 to N 8R डिवाइडेड बाय, ये टर्म क्या बन जाएगी 2R² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास टर्म आ जाएगी R1 to N 8R, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। एक फैक्टर क्या बन जाएगा 2R² + 2R+1, इसके मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा 2R² माइनस 2R+1, ये टर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, इतना तो मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी यहाँ तक किया है। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर तो बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 4R बन रहा है, तो एक अच्छी बात है कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन रहा है, तो हम वो बना लेते हैं। फिर हम ये एक चीज और चेक करेंगे कि भाई f(r) और f(r+1) बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस 8 को मैंने क्या किया 4 × 2 लिख दिया और 2 मैं बाहर ले गया, तो अब मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ R1 to N, यहाँ पे आ जाएगा 2R² + 2R+1 माइनस 2R² माइनस 2R+1, ये टर्म आ जाएगी क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4R बनेगा, डिवाइडेड बाय 2R² + 2R+1 इंटू 2R² माइनस 2R+1। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा R1 to N, इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2R² माइनस 2R+1 माइनस ये वाली टर्म बन जाएगी 2R² + 2R+1। ठीक है, अब R1 to N लिख दिया, आप पुट करते हैं इसमें, 1 पुट करो इसमें, 1 किस में जाएगा, ये छोटी टर्म है ना। अच्छा एक तो बहुत, अभी मेरे को यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए बताओ, यहाँ पे एक चीज मेरे को अभी चेक करनी बहुत जरूरी है, जो जैसे देखो मैं जैसे पुट कर रहा था मुझे समझ आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखो, चैट बॉक्स में लिखो यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए मुझे। हाँ ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये f(r) और f(r+1) बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या v(r) या v(r+1) बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर ये आपका f(r) है तो r की जगह पे r+1 गिरने पर ये वाली टर्म बननी चाहिए, तो r की जगह r+1 गिरो पहले तो एक बार, तो r की जगह r+1 गिरते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इस r की जगह r+1 गिरो, r+1 का होल स्क्वायर 2r+1, तो ये आपका f(r+1) हो गया। तो ये बनना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता अदरवाइज। नहीं फंक्शन तो बेटा अनुज, फंक्शन तो ये है, फंक्शन क्या f(r) क्या है 1/2R² माइनस 2R+1 है। ठीक है, तो f(r+1) क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1/, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या टर्म आ जाएगी R² + 2R+1 माइनस 2R माइनस 2+1, सिंप्लीफाई करो तो क्या बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2R², तो 2R² आ गया, 4R माइनस 2R इज 2R, 4R माइनस 2R, 2 से 2 कट जाएगा +1, देखो वही वाली टर्म बन गई। तो इसका मतलब ये बहुत इजीली हमें ये क्लियर हो रहा है, ये मुझे इजीली पता चल रहा है कि अगर ये वाला टर्म मेरा f(r) है तो ये वाला टर्म मेरा f(r+1) होगा। बात समझ आ गई, अगर ये टर्म मेरा f(r) है तो ये f(r+1) होगा, क्योंकि मैंने r की जगह r+1 पुट करके चेक कर लिया है। तो क्या होगा 1 किस में जाएगा, 1 इसमें जाएगा, n किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि वो f(r+1) है, वो ऑर्डर में लेट आएगा। तो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 2+1 माइनस 1/2n² + 2n+1, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 बन गया, एलसीएम लेंगे तो 2n² + 2n+1 -1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n² + 2n+1। तो ये बहुत बच्चों का आंसर जिन्होंने मुझे भेजा था वो सही था, तो आंसर आ रहा है इसमें 4n × n+1, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2n² + 2n+1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम दिया था आपको, वो 3 की पावर k वाला प्रॉब्लम था, एक बार मैं वो भी लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा, ये था प्रॉब्लम नंबर 63। प्रॉब्लम नंबर 63 था हमारे पास k1 to ∞, 6 की पावर k, इन्फिनिटी वाले पार्ट को कुछ बच्चे नहीं कर पाए तो मैं बताता हूँ, 3k - 2 रेज़ टू द पावर k, 3 रेज़ टू द पावर k+1 - 2 रेज़ टू द पावर k+1। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। तो इसको ऐसा करते हैं, देखो अब जो
3k है इंटू 2k है वो 6k के बराबर है, और ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ना 3 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर k। ऐसे 2 की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर k। ठीक है, तो अब मुझे ये क्लियर है कि भाई मुझे वीएन मेथड बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको इस प्रॉब्लम में ये क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा ना, देखो इसको देखोगे तो k और k प्लस 1 आ रहा है, तो हमें ये समझ आ जाएगा एक अगर f ऑफ k बन रहा होगा तो एक f ऑफ k प्लस 1 बन जाएगा। तो अब हमें वही बनाना है। तो ऐसा करते हैं, लेट 3 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू x एंड 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू y। ये इसको करने का अच्छा तरीका है, नहीं तो ना आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें अगर मैं डायरेक्टली करूंगा ना, देखो मैं तो कर दूंगा, आप क्योंकि आप अभी आपको इसको मल्टीप्लाई करके वो वाले टर्म 6 के बनाने में मुश्किल आएगी, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी x और y एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मैंने इसको लिखा k 1 टू इन्फिनिटी 3 की बार k को मैंने x मान लिया है, तो नीचे मेरी टर्म क्या बनेगी x माइनस y बनेगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की बार k प्लस 1 को लिख सकते हैं 3x, और इसको क्या लिख सकते हैं 2y। ये लिख देंगे हम इसमें। समझ आ रहा है सबको ये कैसे लिखा है? ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, एक्स वाई आएगा। अब मुझे ये क्लियर है कि भाई मुझे इसको वीएन मेथड में ब्रेक करना है। तो अब किसी तरीके से हम इसको वीएन मेथड में ब्रेक करेंगे। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, k 1 टू इन्फिनिटी। समझ आ गया, x मैंने किसको माना हुआ है 3 की पावर k को, y माना है 2 की पावर k को, तो ये x माइनस y हो गया, ये 3x माइनस 2y हो गया, ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक्स वाई बनाना है किसी तरीके से ना। तो मैंने ऐसा किया, इसको लिख दिया y टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2y। देखो ऊपर आपको क्या करना होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस ही बनाना होता है, नीचे वाली दोनों टर्म का डिफरेंस बनाना है एक तरीके से। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं वो डिफरेंस कैसे बनाऊं। तो y इंटू 3x माइनस 2y ये लिख दिया, 3x माइनस 2y है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, x से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको ना 3x माइनस 2y को, तो x इंटू 3x माइनस 2y। ठीक है, देखना एक बार ध्यान से, माइनस 3x इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार अब ध्यान से देखो ये टर्म क्या बन रही है, ये एक्स वाई बन रही है कि नहीं बन रही है, और ये मैंने कैसे सोचा है मैं फिर आपको बताता हूँ। देखो मैंने पहले ये सोचा कि इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या टर्म बनेगी, y से मल्टीप्लाई करते हैं या x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगी 3xy माइनस 2y स्केयर। ठीक है, और फिर इसको मेरे को 2y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी बन जाएगी। आप x से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, y से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंसर्न ये है कि ऊपर आपके पास क्या बनना चाहिए, xy बनना चाहिए, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों को यूज करना है आपको। अब इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करो, क्या टर्म बन रही है 3x स्केयर माइनस 2xy बन रही है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस 3x स्केयर प्लस 3xy। तो क्या बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बन गया 3xy माइनस 2xy, क्या बन गया xy बन गया। तो ये भी लिख सकते हो आप, इसका नेगेटिव भी लिख सकते हो, फिर नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे अगर मान लो आप बोलोगे कि नहीं सर आप x से मत बनाओ आप y से बनाओ, तो y से बनाते हैं। चलो y से बनाएंगे तो क्या करते हैं, y इंटू 3x माइनस 2y लिखते हैं, तो ये टर्म क्या बनेगी 3xy माइनस 2y स्केयर बनेगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, माइनस ऑफ 2y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस ऑफ 2y इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो ये क्या बनेगा, माइनस 2y(x) प्लस 2y स्केयर बन रहा है। तो ये कट जाएगा आपस में, सॉरी ये कट जाएगा आपस में, और ये वाली जो टर्म है हमारी, ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी 3xy माइनस 2xy xy बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, कि x से या तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली टर्म को, या y से इन नीचे वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई करो कि वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर बनाना है, वो डिफरेंस आपका क्या बने एक्स वाई बने। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बताया, आप x का डिफरेंस ले लो x से मल्टीप्लाई करके, या y से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, और दोनों से हम न्यूमरेटर में क्या बना सकते हैं, एक्स वाई बना सकते हैं। ये जो मैंने बात बताई वो समझ आई कि मैं दोबारा से बताऊं, एक बार ऑल क्लियर करो अगर ये सबको समझ आ गया जो मैं बता रहा था, कि मेरे को किस तरीके से नीचे वाली टर्म से एक्स वाई का डिफरेंस अचीव करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ना यहाँ पर थोड़ा सा हमें सोचना ही पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा एक्स वाई बन जाए। अब इस ये क्लियर हुआ आपको, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy, तो वो xy बनेगा। अब डिवाइड में इसके बाद क्या है, x माइनस वाई
इंटू 3x माइनस 2y। अंकित देखो, एक बार मैं एक बार और दोबारा बता रहा हूं, आप ऐसा सोचो कि भाई चलो ऐसा सोचते हैं कि 3x माइनस 2y को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, माइनस x माइनस वाई को कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है, और ये मुझे क्या देगा, ये एक्स वाई देगा, ये सोचना है आपको, ठीक है। 3x माइनस 2y को किस टर्म से मल्टीप्लाई करो और x माइनस 1 को, x माइनस वाई को किस टर्म से मल्टीप्लाई करो कि डिफरेंस क्या है, एक्स वाई है। अब एक्स वाई बनाने के लिए क्या होगा, या तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आएगा या अल्फा इन टर्म्स ऑफ y आएगा, तो वो रख के आप चेक करो, बस ये सोचना है आपको, ठीक है। अगर आप ये प्रोसेस सोच लेते हो तो आपका एक्स वाई बन जाएगा। तो अगर अल्फा को मैंने जैसे इसके इसमें एक्स रखा और बीटा को 3x रखा तो मेरे को एक्स वाई मिल गया। अगर अल्फा को आप वाई रखोगे तो बीटा को आपको 2y रखना पड़ेगा, तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख के भी सोच सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे क्या बनेगा, k 1 टू इन्फिनिटी, अभी तो k में, अभी तो k पे आए नहीं, अभी तो x और y में चल रहे हैं, अब अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन x माइनस वाई, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग करोगे तो 3x अपॉन 3x माइनस 2y। अब आप क्या करो, इनमें वैल्यू इनकी पुट कर दो, तो x 1 टू इन्फिनिटी, x क्या था हमारा, x हमने माना था 3 की पावर k, तो ये टर्म बन गई 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k, ठीक है। अब x क्या था 3 की पावर k, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k अपॉन 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 2 इंटू 2 की पावर k। अब देखो बड़ा ही सिंपल सा टर्म आ गया, k 1 से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1, ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर आपका एफ ऑफ के है, क्लियरली पता चल रहा है के की जगह के प्लस 1 रखने पर ये आपका एफ ऑफ के प्लस 1 बन रहा है, तो 1 इसमें जाएगा, इन्फिनिटी इसमें जाएगा, क्योंकि एक का ही डिफरेंस है, तो 1 इसमें पुट करो, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 3 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, 3 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी माइनस 2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी प्लस 1 भी इन्फिनिटी ही होता है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी वैल्यू 0 से 1 है, उसकी पावर इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो 0 को टेंड करता है, कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है उसकी पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये टर्म जो है अभी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसी बन रही है, तो इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले देखो क्या बना, 3 माइनस 2 कितना बन गया, 1 बन गया, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 बाई 3 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, ये कैसे लिख दिया, मैंने क्या किया, 3 की पावर इन्फिनिटी से इसको डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर आपके पास 1 बन जाएगा, नीचे इधर 1 बन जाएगा क्योंकि 3 की पावर इन्फिनिटी से डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 बाई 3 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। अब 2 बाई 3 इज एक्चुअली लेस देन 1, तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये टर्म आपकी 0 को जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1, इसका आंसर 2 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गई ये बात कि नहीं क्लियर हुई, देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख लो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 बाई 3 की पावर k प्लस 1, अब इसमें अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 2 बाई 3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऑल क्लियर कर दो, जिसको समझ आया, जिसको नहीं समझ आया मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुष्का बेटा आप एक बार ना इसको ये रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना, मैं यहाँ पे टैब में ऊपर आ जाएगा, उसको देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, काफी बच्चों को दूसरे वे में करने पर वो 1 बाय इन्फिनिटी होकर 0 हो जाएगा, इज इट राइट? नहीं नहीं बेटा, 1 बाय इन्फिनिटी कैसे होगा, आप किसी भी तरीके से कर लो, ये आंसर तो सेम ही आएगा। मैथ्स में यही तो अच्छी चीज है, आप कोई भी कितने भी, फिर हाँ आंसर बताओ। 2 ही आएगा उससे, वो 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी होके 2 माइनस 0 फिर 2 हो जाएगा। अगर हम अच्छा आपको,
आप हाँ इसमें हाँ दूसरा वे जो था, अगर जैसे यहाँ पे जैसे अभी ये विधि बोल रही है कि सर आपने अभी x का डिफरेंस लिया है ना, अगर हम y का डिफरेंस लेंगे, हाँ आप यू आर राइट, अगर आप y का डिफरेंस लोगे तो उसमें वो 2 माइनस 0 बन जाएगा डायरेक्ट, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, एक बार रुको मैं देख लेता हूँ, 68 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो हमारा आखिरी टॉपिक भी है, इसके बाद बस मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हमारे बच जाएंगे। तो 69 प्रॉब्लम मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, तो इसको ट्राई करते हैं। एम जी एम इनइक्वालिटी, जिसने भी वो लेक्चर मिस किया वो प्लीज लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, हमने ये बताया था एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी में, एक बार पहले मैं लिख देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन फॉर एन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स इफ द नंबर्स आर इक्वल, इफ ऑल द रियल नंबर्स आर इक्वल, जिस पे आप एम जी एम एच एम लगा रहे हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनइक्वालिटी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर नंबर्स आपके डिस्टिंक्ट हैं तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। चलो प्रॉब्लम 69 पे आते हैं। इफ ए बी एक्स वाई आर रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है इसमें, आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें वो कह रहे हैं सच दैट 1 by x plus 1 by y is equal to 1, then prove that a raised to the power x divided by x plus b raised to the power y divided by y is greater than equal to ab। करो भाई, प्रूव करके बताओ जल्दी से। ट्राई करो, अपनी रफ कॉपी पास में रखो और जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो सब लोग। जिसका भी आ जा रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो। एक्स और वाई यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी भी नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। आया किसी का आंसर? चलो देखो मैं बता रहा हूँ।
देखो ये जो कंडीशन दी हुई है इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, y a रेश टू द पावर x प्लस x b रेश टू द पावर y अपॉन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। एलसीएम लूंगा तो ये प्रूव करना है मुझे। तो जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है उसको पिक करते हैं हम। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए एक्स जो है वो वाई टाइम्स आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस ए एक्स वाई टाइम्स। ठीक है, प्लस बी वाई प्लस बी वाई, ये कितने टाइम्स आ रहा है, एक्स टाइम्स आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, तो ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स ऑन टू वाई टाइम्स है, और बी वाई प्लस बी वाई जो है वो एक्स टाइम्स है। तो अब इसको मैं ऐसे, अब इस पे क्या करूंगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एम जी एम लगा रहा हूँ, देखना कैसे। एक्स वाई जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है ना। तो एक्स वाई जो है वो मेरे पास एक्स प्लस वाई के बराबर है, इसीलिए इस एक्स वाई की जगह मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो ये एम जी एम वाली टर्म ही तो बन गई, एम बन गया ना ये हमारा। नहीं समझ आया, ए एक्स वाई टाइम्स आ रहा है, बी वाई एक्स टाइम्स आ रहा है, और एक्स वाई की जगह मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई। तो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस ए एक्स कितने टाइम्स आ रहा है, वाई टाइम्स, प्लस बी वाई प्लस बी वाई, ये कितने टाइम्स आ रहा है, एक्स टाइम्स, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स टाइम्स है मतलब, ठीक है समझ गए, वाई टाइम्स है ये। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपने एम लिख दिया। अब जीएम कैसे लिखोगे, ए रेश टू द पावर एक्स ए रेश टू द पावर एक्स ए रेश टू द पावर एक्स कितने टाइम्स, वाई टाइम्स, इनटू बी रेश टू द पावर वाई बी रेश टू द पावर वाई कितने टाइम्स, एक्स टाइम्स, ये वाई टाइम्स। ठीक है, होल पावर क्या लगाओगे, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। याद आ रहा है ऐसा कुछ। अगर मान लो एक टर्म दो बार आ रही है, एक टर्म तीन बार आ रही है, तो जीएम में क्या होगा, ए स्केयर बी क्यूब की पावर 1/2 + 3 होता है, 1/5 आता है। तो अब ये बन गया मेरे पास वाई ए एक्स प्लस एक्स बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म क्या बन जाएगी, ए की पावर एक्स वाई बी की पावर वाई एक्स होल पावर 1/x प्लस वाई। हो गया प्रूफ। ये हो जाएगा वाई ए एक्स प्लस एक्स बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी की पावर क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये दोनों बराबर ही हैं तो गिवन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, y टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एक्स टाइम्स ऑफ बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। प्रूव हो गया ये, इसका आंसर आ गया। देखो भाई कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। ये हमने कल एक पढ़ा था ना, वेटेड मतलब जो मैंने लास्ट में एक रिलेशन बताया था जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो उस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो। सबको क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि a की पावर x एक नंबर है, ठीक है, वो y टाइम्स आ रहा है, और b की पावर y जो है वो एक नंबर है, वो x टाइम्स आ रहा है। ठीक है, उसको यूज करके मैंने ये सॉल्व किया। ठीक है, बाकी भी और प्रैक्टिस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 70 पे। एक बार मैं लिख रहा हूँ, इसको करो, इसको सॉल्व करना है अब आपको। प्रॉब्लम 70, इफ a1 प्लस a2, जिसको नहीं समझ आया घबराना नहीं है, इसको जब आप दोबारा पढ़ोगे ना हो जाएगा। a4, ऐसे भी और बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा किस तरीके से हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू an इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
a1 रेज़ टू द पावर 2, a2, a3 सो ऑन टू an। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। करो एक बार ट्राई करो इसको। आया किसी का आंसर बताओ मुझे। नहीं, चलो देखो, चलो करते हैं इसके थोड़े और प्रॉब्लम्स करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। अच्छा ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में लिखना। हाँ, सर आ गया क्या आंसर आ रहा है? 1/n+1 की होल पावर n+1। 1 नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे a1 की पावर 2 है ना, तो 1 नहीं आएगा। ओके 1 की सर, जगह कुछ ये और सर वैल्यू। A1 आएगा, A1 आएगा। नहीं नहीं, a1 भी नहीं आएगा। चलो देखो, सुनो सुनो सब लोग सुनो। ओके सर। अच्छा अब पहले ये बताओ, ये वाली जो टर्म है, ये प्रोडक्ट वाली टर्म है, तो ये अर्थमेटिक मीन में बनेगी कि ज्योमेट्रिक मीन में बनेगी? जीएम में बनेगी ये वाली टर्म, जीएम में बनेगी ना। अर्थमेटिक मीन में तो क्या आता है? जीएम में बनेगी। सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन में बनेगी। ठीक है, चलो अब सुनो। अब अगर मैं अर्थमेटिक मीन लिखता हूं, तो अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके, मान लो मैंने 3 टर्म्स लिखी और डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो इस तरफ क्या बनेगा, a1 a2 a3 की पावर 1/3 बनेगा। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करूंगा, तो जैसे मान लो इसको सॉल्व करूंगा, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये उसकी मिनिमम वैल्यू देगी। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो अर्थमेटिक मीन की मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलती है और ज्योमेट्रिक मीन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन की मुझे मिनिमम वैल्यू मिलती है और ज्योमेट्रिक मीन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। कैसे? अब जैसे मान लो आपने लिखा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब अगर मान लो ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व होता, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू 7, तो ज्योमेट्रिक मीन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, कई बार वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन की, अभी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, अभी सब लोग इधर ध्यान दो। अर्थमेटिक मीन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू 5 है। ज्योमेट्रिक मीन अगर लेस देन इक्वल टू 7 आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू 7 है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आप, जो आपको गिवन कंडीशन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टू n डिवाइडेड बाय n, अगर आप इस पे amgm लगाते हो, मान लो आपने इस पे लगा दिया, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 सो ऑन टू an की पावर 1/n आ जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, आपको तो वैल्यू अगर आपने बस डायरेक्टली लगा दिया होगा, जैसे कुछ बच्चों ने इसमें डायरेक्ट एमजीएम लगाया होगा, तो उनको क्या पता चलेगा कि भाई a1 a2 a3 सो ऑन टू an जो आया, वो हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 सो ऑन टू an की पावर 1/n आ जाएगा। ऐसा आ गया होगा। ठीक है, और अब उन्होंने क्या किया, फिर ये 1/n को उधर ले गए, फिर a1 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ a1 आ गया, बट हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ a1 नहीं चाहिए। तो ये करना थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास a1 a2 a3 सो ऑन टू an आ जाएगा, ना कि a1 का होल स्क्वायर आएगा। आपको इस टर्म में a1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो a1 का होल स्क्वायर इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन टू an चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a1 का होल स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा, a1 प्लस a2 प्लस a3
ए एन माइनस वन प्लस ए एन, ये वन के बराबर गिवन है, ठीक है। मेरे को ए वन का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो ऑन टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल टू वन। ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? ए वन को ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है जी, अब इस पे एमजीएम लगाइए, तो एमजीएम लगाते हैं, ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन टू एन। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बताओ? देखो यहां से लेकर यहां तक एन टर्म्स हैं, एक टर्म और आ गई तो एन प्लस वन। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये मैंने एम लिख दिया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या आएगा इन सबका प्रोडक्ट, ए वन बाई टू, ए वन बाई टू, ए टू बाय वन, ए थ्री बाय वन, ऐसे करते करते ए एन बाय वन, होल पावर कितनी आ जाएगी, वन बाय एन प्लस वन आ जाएगी। जैसे अगर तीन टर्म होती है तो जीपी में वन बाय थ्री जाता है, चार टर्म होती है तो पावर में वन बाय फोर जाता है, पांच टर्म होती है तो वन बाय फाइव जाता है। यहाँ पे कितनी टर्म है, एन प्लस वन टर्म है, इसलिए वन बाय एन प्लस वन जाएगा। अब ये टर्म आपकी, ये तो वही वही टर्म है, वन है इसका सम, तो आ जाएगा वन बाय एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री। अच्छा ए वन एक बार नहीं आ रहा है इसमें, ए वन कितनी बार आ गया, ए वन की पावर टू आ गया ना, ए वन की पावर टू, ए टू ए थ्री सो ऑन टू ए एन डिवाइडेड बाय फोर, उसकी पावर क्या आ जाएगा मेरे पास, वन बाय एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वन बाय एन प्लस वन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पावर में एन प्लस वन बन जाएगा, ये फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वन स्क्र ए टू ए थ्री सो ऑन टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो दिस इज द आंसर। अब बताओ भाई, कुछ नहीं समझ आया तो? अनुज वो मैंने आपका मैसेज पढ़ा नहीं था, लेट पढ़ा है, तो आप एक बार लेक्चर को दोबारा से इसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। अब सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। अभी कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, तो ना जिन बच्चों को नहीं भी समझ आ रहा है अभी और समझ आ जाएगा, घबराना नहीं है, आ जाएगा, देखो अभी स्लोली स्लोली आपको सब समझ आएगा। ठीक है चलो, अब देखो, अब मैं बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। अब जैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें ए वन को, जैसे अब आपको ना ये एक चीज टाइप करनी चाहिए कि अगर ए वन की पावर टू है ना, इसका मतलब है ए वन दो दो भागों में डिवाइड होगा, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो कैसे डिवाइड करोगे, ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू। अगर ए वन का क्यूब होता तो मैं क्या करता, ए वन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता, तीन पार्ट्स में, तो मैं लिखता ए वन को क्या लिख देता, ए वन बाई थ्री प्लस ए वन बाई थ्री प्लस ए वन बाई थ्री, खत्म। सिंपल सी तो बात है, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो ये करते हैं एक और इजी सा प्रॉब्लम इसी के ऊपर, इसी के जैसा है। तो ये कौन सा था प्रॉब्लम, 70 था, ठीक है 71 कर रहे हैं। प्रॉब्लम 71, प्रॉब्लम 71 क्या है हमारे पास, इफ ए बी सी इज पॉजिटिव एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, देन, अभी ये आपसे हो जाएगा, ये ऊपर जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम वैसे, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फोर बी स्केयर सी क्यूब, निकालो भाई जल्दी से, अभी इसका आंसर आ जाना चाहिए, चैट बॉक्स में लिखो जिसका भी आंसर आ जाता है।
नहीं बन रही बात? करो करो, ट्राई करो। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, स्क्रीन जिसको नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है आदित्य आपका नेटवर्क स्लो। कोई नहीं, आप उसको रिफ्रेश होने दो, अपने आप दिख जाएगा। नहीं, आपने इसका आंसर आ रहा है अभी, उमंग ने बताया है 4 की पावर 5, ऐसा कुछ नहीं है। 2 की पावर 10, 3 की पावर 3 आ रहा है। उमंग 2 की पावर 10, 3 की पावर 3 आ रहा है, आपका 3 की पावर 6 आ गया। 2 की पावर 10, 3 की पावर 3। नहीं, 1/9 नहीं आएगा विधि। 2 7 6 4 8, ये मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3 इसका आंसर आ रहा है। नहीं, तनीषा आपका गलत है। 2 7 6 4 8। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं एक बार, रुको। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3 कितना आता है? 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3। हाँ, 2 7 6 4 8 इज द राइट आंसर। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखो, मैं बताता हूँ। अब देखो, बहुत सिंपल था। A की पावर 4, B की पावर 2, C की पावर 3 चाहिए। देखो भाई सब लोग, A+B+C = 9 दिया हुआ है। अब तेरे को एम लगाना है, A की पावर 4 चाहिए, तो तू ऐसे लिख सकता है A/4 प्लस A/4 प्लस A/4 प्लस A/4। ठीक है। B की पावर 2 चाहिए तो B/2 प्लस B/2। C की पावर 3 चाहिए तो C/3 प्लस C/3 प्लस C/3। टोटल कितनी टर्म्स बना दी तूने? ये 4 हो गई, ये 2 हो गई, 6 और 3 9। 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा अब इन सबका प्रोडक्ट? तो A/4 की पावर 4, B/2 की पावर 2, C/3 की पावर 3, होल पावर कितनी आएगी? होल पावर 1/9 आ जाएगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है। बस अब ये वाली टर्म तो, ऊपर वाली टर्म तो बन रही है A+B+C, तो ये तो क्या हो रहा है? A+B+C 9 के बराबर है। तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू A की पावर 4, B की पावर 2, C की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, होल पावर 1/9। तो अब 1/9 उधर लेके जाओगे तो वो 1 बन जाएगा। तो A की पावर 4, B की पावर 2, C की पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू, इस टर्म को अब ये 9 पावर जाएगा, फिर ये टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 की पावर 4 इज 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट में। ये इसका आंसर है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3, जिसको सिंप्लीफाई करके 2 7 6 4 8 आ रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर कर दो, जिसका आंसर आ गया, जिसको समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आया वो बताओ कि सर मुझे समझ नहीं आया। स्क्रीन सबको विजिबल है? ध्रुव कह रहा है कि उसको स्क्रीन विजिबल नहीं है। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है वो एक बार लिखो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके। ठीक है, मैंने किया इसको, तो शायद अब विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ओके।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ठीक है, इजी था ये वाला प्रॉब्लम, तो सबको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब 72 पे आते हैं, ये भी इजी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 72। सुनना, इसमें क्या है, इफ a1 इंटू a2 इंटू a3 सो ऑन टू an इज इक्वल टू 1, इन सब का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस a1 प्लस a1 स्क्वायर, 1 प्लस a2 प्लस a2 स्क्वायर, 1 प्लस a3 प्लस a3 स्क्वायर, सो ऑन टू 1 प्लस an प्लस an स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो, बहुत इजी है, हो जाएगा जल्दी से। थ्री एन, नहीं 3n नहीं आएगा बेटा, थ्री भी नहीं आएगा, थ्री रेस टू पावर एन आएगा, हाँ, नहीं 3 रेस टू पावर एन आएगा, विधि का आंसर सही है, देखो कैसे, हाँ, खुशी का भी सही है। अब देखो कैसे, 1 प्लस, अब एक टर्म उठाओ 1 प्लस ए, क्योंकि ये सब पॉजिटिव होंगे, अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑल ए आई शुड बी पॉजिटिव, तभी हम एम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ए वन स्केयर डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू ए वन की स्केयर की पावर 1/3, ये समझ आ गया, ये एम लगा दिया मैंने इस पे। हाँ ठीक है बेटा, 3 रेज़ टू द पावर n इज द आंसर। अब जिसका नहीं आया वो सुनो, 1 प्लस ए वन स्केयर डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू ए वन स्केयर की पावर 1/3, तो ये एम लगा दिया हमने। अब क्या बनेगा, 1 प्लस ए वन का स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए वन का क्यूब, तो 3a1 आ जाएगा। सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं एम लगाऊंगा a2 वाली टर्म पे, 1 प्लस ए टू का स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए थ्री का होल स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a3। ऐसे करते करते हम सब लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 प्लस ए वन का होल स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3an। अब तेरे को क्या चाहिए, तेरे को इन सब का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इन सब का प्रोडक्ट ले ले। अब इन सब का प्रोडक्ट लेगा अगर तू, तो इन सब का प्रोडक्ट लेने पे तुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस ए वन स्केयर, 1 प्लस ए टू स्केयर, 1 प्लस ए थ्री स्केयर, so on to 1 प्लस ए एन स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, क्या होगा इस तरफ जब आप प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 n टाइम्स आ रहा है ना, 3 n टाइम्स, तो 3 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे आ जाएगा a1 a2 a3 सो ऑन टू an। इन सब का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, तो दिस टर्म इज, जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है उसको हम बोलते हैं आरटी। आरटी कहने का मतलब है रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन एज 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आरटी की,
तो जो रिक्वायर्ड टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 raised to the power n, विच इज आंसर। समझ आ गया सब लोगों को? इजी प्रॉब्लम ही तो था कि भाई पहली टर्म पे एम जी एम लगा दो, फिर दूसरी टर्म पे लगा दो, फिर तीसरी टर्म पे लगा दो, सबका प्रोडक्ट ले लो क्योंकि पॉजिटिव है। बताओ भाई, समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो जिसको भी समझ आ गया है। प्रखर को भी क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो दिस वाज 72, नाउ प्रॉब्लम 73। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, इसके प्रॉब्लम करते ही रहेंगे हम लोग। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सबको आंसर लिखने हैं इसके। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a+1 बी स्क्वायर प्लस 4b+1 सी स्क्वायर प्लस 5c+1 divided by a b c where a b c are positive। निकालो भाई। The minimum value of a square plus 3a+1 b square plus 4b+1 c square plus 5c+1 divided by abc। पवन तनवर प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। पवन तनवर, अमन यादव, भवित, अक्षिता, लक्ष्य मेहंदी रता, निशांत सिंह, प्रखर। प्रखर प्रेजेंट है? प्रखर प्रेजेंट है तो प्रखर इज प्रेजेंट, ठीक है। विनय, अभिषेक कुमार, ओके। आंसर बताओ भाई जल्दी से 73 का। Eighty-one is not correct। नहीं, इंटीजर आंसर है बेटा इसका। इंटीजर आंसर है बेटा। इंटीजर कहने का मतलब है कुछ सिंपल सी वैल्यू आएगी जैसे। नहीं 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 प्राची, ये तो बहुत मुश्किल सा आंसर बता रहे हो। इंटीजर आंसर आएगा बेटा। इंटीजर कहने का मतलब है जैसे 1 2 3 ऐसे करके, 1 से 1000 के बीच का आंसर है। 180 नहीं, 120 नहीं। ओके आदित्य, ठीक है, आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार यस लिखो, मेरी वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में यस लिख दो जल्दी से, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को।
ठीक है, चलो अब देखो इसको करते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा, एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना उनको भी ध्यान में होगा, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स है, ठीक है, फॉर एक्स पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो इसकी रेंज हमेशा 2 से इंफिनिटी रहती है, मतलब ये हमेशा 2 से बड़ा रहता है। ये आता कैसे है, देखो x प्लस वन बाय एक्स, एम जी एम लगा रहा हूँ, बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वन बाय एक्स, प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। x जीरो तो ही नहीं सकता, वो डिफाइंड ही नहीं होगा, जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाय एक्स पे क्या लगाया मैंने, x और वन बाय एक्स पे एमजीएम लगा दिया, a मतलब a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 2 से बड़ी आ रही है। बात समझ आ गई? तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि x प्लस वन बाय एक्स जो होता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है, प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव, प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उसी का इस प्रॉब्लम में यूज है। अब देखो आपके पास पहली टर्म क्या है, ए स्केयर प्लस थ्री ए प्लस वन डिवाइडेड बाई, इसको ए इसके साथ क्लब कर दो। दूसरी टर्म है मेरे पास बी स्केयर प्लस फोर बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी। तीसरी टर्म मेरे पास क्या है, सी स्केयर प्लस फाइव सी प्लस वन डिवाइडेड बाई सी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस वन बाई ए प्लस थ्री, इसको ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस वन बाई बी प्लस फोर, इसको लिख सकता हूँ c प्लस वन बाई सी प्लस फाइव। Now this term is always greater than equal to 2. So this complete term is always greater than equal to 5. This complete term is greater than equal to 6. This complete term is greater than equal to 7. So ये जो required term है हमारी वो हमेशा किससे बड़ी हो जाएगी, 210 से बड़ी हो जाएगी। तो required term की minimum value कितनी आ जाएगी, 210. So 210 is the answer. All clear कर दो जिस जिसको समझ आ गया ये। इमोजी बना दो या ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब और देखो एक बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम, ठीक है, 74। एक इजी और एक टफ करेंगे, प्रॉब्लम 74। तो इजी प्रॉब्लम है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी वेयर ए बी सी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, फाइंड द मिनिमम, ये दोनों मैं ही कर रहा हूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू वन बाय ए। नहीं अंकित देखो ऐसा है, देखो होगा क्या अब, जैसे ये टॉपिक आप लोग को टाइम क्यों लग रहा है समझ में आने में, क्योंकि ना क्या है, किसी में दो टर्म पे एनजीएम लग जा रहा है, किसी में तीन टर्म पे लग जा रहा है, किसी में एन टर्म में लग जा रहा है, किसी में उन टर्म्स को ब्रेक करके लग जा रहा है। तो ये तो आपको क्या है ना, जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा कि हाँ मेरे को कैसी टर्म रिक्वायर्ड है या कैसे ऑप्शंस है। कई बार क्या हुआ, ऑप्शन से भी आपको हिंट मिलेगा कि अच्छा इसको तो ऐसे ब्रेक करेंगे तभी बात बन पाएगी। तो एक पर्टिकुलर वे नहीं है। 11th की मैथ्स में यही एक अच्छी चीज है कि एक पर्टिकुलर वे नहीं है। हाँ यू आर राइट, खुशी एंड तनीषा का ये आंसर सही है। मतलब ना मैथ्स में ऐसा ही है कि किसी में कोई ट्रिक लग जाएगी, किसी में कोई ट्रिक लग जाएगी, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हर प्रॉब्लम में अलग अलग ट्रिक्स रहेंगी, तो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे क्या है, आप जानते हो कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एम जीएम से बड़ा है, एम एचएम से बड़ा है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम भी तो लिख सकते हैं। तो तीन नंबर आपने ले लिए, मान लो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एम है और राइट हैंड साइड में एचएम है। अब आप बोलोगे सर आपने तो, अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया होता, तो आप बोलोगे सर हमने तो एम जीएम वाला पढ़ा है, तो इसको हर क्वेश्चन को मैं एम जीएम से करूंगा, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम में अलग अलग लगेगा। अब जैसे यहाँ पे एम एच एम से लगेगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी वाली टर्म एम में आती है, वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी वाली टर्म एच एम में आती है। तो क्या बन जाएगा अब रिलेशन हमारा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये इसका आंसर आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 9 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अच्छा अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 75। तो ये जेई का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम है। प्रूव दैट
2 raised to the power n is greater than 1 plus n under root of 2 की power n minus 1 for all n greater than 2 where n belongs to z positive. z positive कहने का मतलब है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देंगे, अभी मैं ये वाला एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम जी एडवांस का है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत ही मुश्किल सा, मतलब ये अब इसको डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करेंगे ना, आपको इसमें ये गेस करना पड़ेगा कि भाई मैं किन नंबर्स के ऊपर एएमजीएम लगाऊं। प्रॉब्लम एएमजीएम का है। ठीक है, अब इनमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई किन नंबर्स के ऊपर एएमजीएम लगाऊं जिससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे नहीं होगा। अब देखो उसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस इनइक्वालिटी को, ताकि मुझे ये समझ आ पाए कि भाई करना क्या है। तो इसको मैंने लिखा 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस वन, और इनफैक्ट अंडर रूट वाली टर्म को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n माइनस वन बाई टू। अब देखना आपको समझ आएगा कि इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और ये प्रॉब्लम एग्जाम टाइप में आ जाए तो किस तरीके से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी ये देखो ये कैसे, ये समझ आ गया सबको ये कैसे लिखा है। 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन बाय टू। यहां तक क्लियर है सबको? और क्लियर करो उसमें चैट बॉक्स में अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया। कुछ नहीं किया, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके क्या n डिवाइड किया और वो रूट को मैंने 2 की पावर n माइनस वन बाय टू कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब थोड़ा सोचना है आपको ना, एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ सोचने का। तो आप मुझे ये बताओ, ये आपने 2 की पावर n माइनस वन कहीं देखा है? 2 की पावर n माइनस वन वाली टर्म कहीं देखी है? किन टर्म्स का सम हो सकता है 2 की पावर n माइनस वन? 2 की पावर n माइनस वन जो है, या आप n टर्म्स का सम बना सकते हो 2 की पावर n माइनस वन को। ये अगर किसी को स्ट्राइक कर जाता है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा फिर, और यही इसकी ट्रिक थी। ऑड नंबर का सम बेटा वो तो 2n माइनस वन होता है ना, 2 की पावर n है, 2 की पावर n माइनस वन। 2 की पावर n माइनस वन, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 2 की पावर n माइनस वन, क्या n टर्म्स का सम हम बना सकते हैं 2 की पावर n माइनस वन? यस सर, वो जीपी बन जाएंगे। जीपी कौन सी जीपी बनेगी बताओ? सर वो 2 4 ऐसे करके एक जीपी बन जाएगी ना। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो ये स्ट्राइक कर, इस प्रॉब्लम में यही था, जिसको ये स्ट्राइक कर जाएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री सो ऑन टू 2 की पावर n टर्म्स चाहिए तो n माइनस वन तक जाएंगे। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? n वैल्यूज हैं, तो डिवाइडेड बाय n, ये किसके बराबर आएगा? देखो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देख रहे हो? तो ये जो आपका टर्म है, ये वाला जो टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, ये वाला टर्म एक्चुअली में आपके इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो बस अब हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब ये सारे नंबर बराबर हैं कि डिफरेंट हैं? ये सारे नंबर डिफरेंट हैं। देखो 1 2 2 की पावर 2 1 2 4 8, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो इन पे क्योंकि नंबर्स आर नॉट इक्वल बट दे आर पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी हम क्या लगाएंगे? एम इज ग्रेटर देन जीएम, क्योंकि इक्वालिटी कब होल्ड करती थी? जब नंबर्स आपस में इक्वल हो सकते थे। तो अब देखो मैं लगा रहा हूँ 1 प्लस टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, सो ऑन टू टू की पावर n माइनस वन। कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू टू इंटू टू की पावर टू इंटू टू की पावर थ्री, सो ऑन टू टू की पावर n माइनस वन। कितने नंबर्स हैं? n है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/n। तो ये अब मैंने m ग्रेटर देन gm लगा दिया। अब देखो खत्म है आपका प्रॉब्लम। ये क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? वो हमने अभी लिखा ही था, टू की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? टू की पावर में 1 प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन टू n माइनस वन पावर में 1/n, तो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस वन बाय एन इज ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस वन टर्म्स का सम n माइनस वन इंटू n प्लस वन बाय टू होता है n, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस वन बाय टू। ये प्रूव करना था। देखो ये प्रूव करना था। अब देख रहे हो, मतलब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी मुश्किल नहीं है।
बट आपको स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। वो स्ट्राइक तभी करेगा जब हमें चीजें आती होंगी। जैसे अब खुशी को ये स्ट्राइक कर गया कि ये तो जीपी का सम है, तो जिसको ये स्ट्राइक करता है वो प्रॉब्लम पेपर में कर लेगा, जिसको नहीं स्ट्राइक करेगा वो नहीं कर पाएगा। तो वेरी सिंपल, ठीक है। लॉजिक अगर आते होंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, अब हम होमवर्क प्रॉब्लम एक देते हैं आपको, ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट, इसका सोल्यूशन मेरे को टीम्स पे भेजना है आपको। n प्लस 1/2 की पावर n चैट बॉक्स में इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है। n प्लस 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये प्रॉब्लम आपसे हो जाएगा। n प्लस 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अब बस आपके लिए होमवर्क में आपको एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक तो आपका होमवर्क है, आपको पैकेज करना है। पैकेज जो टेस्ट से पहले आपको करना जरूरी है वो है एक्सरसाइज 1 2 3 एटलीस्ट। ठीक है, जो अपना पैकेज है आपका इस फाइल्स फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर नहीं किसी को पैकेज डाउनलोड कर पा रहे हो मुझे बताना, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नेक्स्ट आपको डीपीज मिली हुई है, इस चैप्टर की हमने आपको 4 डीपीज दी हुई है विद असाइनमेंट, वो फाइल्स फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो आप उसमें फाइल्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो जैसे हमारा चैनल है यहाँ पे टॉप टैब जो रहती हैं, यहाँ पे मोर करके भी रहता है, ये टैब जो रहती है यहाँ पे आज के लेक्चर रहते हैं। जो आज अगर आपका लेक्चर जो आप अभी है वो आज और कल के लेक्चर यहाँ पे पड़े होंगे। बाकी आपका फाइल्स वाला जो फोल्डर है उसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत बच्चे मेरे से बार बार यही पूछते रहते हैं सर कहाँ है कहाँ है, तो आप अंडरस्टूड है, इवनिंग तक वो सारे अपलोड हो जाते हैं। अगर मैं बिजी रहता हूँ तो इवनिंग तक हो जाता है, अगर मैं फ्री हूँ थोड़ा सा तो मैं अभी जल्दी से अपलोड कर दूंगा उसको। जैसे आज का लेक्चर अगर किसी का मिस हो सकता है तो वहां पे देख सकता है। इंपॉर्टेंट ये टेस्ट से पहले आपको ये सब चीजें कर लेनी है। सेकंड आपको क्या करना है, ये तो फर्स्ट काम हो गया। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मुझे टीम पे चैट बॉक्स में डाल दें, जितने भी डाउट्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनके या तो सोल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा या मैं उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा। अगर मुझे लगेगा डाउट है ही नहीं बच्चों के, तो कोई भी एक्स्ट्रा क्लास रखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। प्रोग्रेशन चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हमारे इसमें एक टॉपिक बचा है जिसमें हम करते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स वो वाले प्रॉब्लम होते हैं जिसमें सारी चीजें लग रही होती हैं। अब जैसे आपने अभी तक क्या किया, टॉपिक पढ़ते रहे, टॉपिक के प्रॉब्लम करते रहे, तो एक तो एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉब्लम बचे हैं हमारे पास। ठीक है, और एक मिसलेनियस प्रॉब्लम, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब आप 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट क्लास आपको ज्वाइन करनी है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, हैव अ गुड डे। जय हनुमान जी करके एग्जिट कर दीजिए अब सब लोग।